और उस टाइम गांधी और नेहरू ने पूरे देश में फैला दिया कि हमने चरखे से आजादी दे दी। अपने पास रखो कांग्रेस को। ये कांग्रेस 1939 से लेकर अब तक वही कांग्रेस चली आ रही है जो देश का भला ना सोचते हुए, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कराऊंगा, बाद में मेरा बेटा। श्री राजेश्वर प्रसाद एक्शन। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चियों और गायक साथियों, मैं आप सबका समिति की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय देकर यहां आने का सुअवसर प्राप्त किया। नेताजी के बारे में असल में मैं जब से स्टार्टिंग हुई है, स्कूलिंग स्टार्ट किया है, गांधी, नेहरू, इनके प्रोग्राम देखे, कभी लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। पिछली 30 दिसंबर को नेताजी की लड़की ने जर्मनी से एक मैसेज दिया कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में एक प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाएगा। वो देखने के बाद पता चला कि भाई भारतीय हम उस नेताजी के बारे में बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और ये हमारी गलती नहीं है। बच्चा वही काम करेगा जो माँ बाप सिखाएंगे। हमें बताया जाता था कि 7 पीढ़ियों के नाम कहाँ कहाँ हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें उनने नहीं बताया, उनकी गलती नहीं है। हमारी सरकारों ने कभी नेताजी के बारे में उजागर नहीं किया कि वो क्या थे और क्या खेल कर गए, आजादी उसने कैसे प्राप्त की, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं किया। अब मोदी जी ने थोड़ा बहुत शुरू किया है। दिल्ली में उनका स्टैचू लगाया है किंग जॉर्ज के जगह पे, और अंडमान आइलैंड में भी उसने बहुत कुछ किया है। 2 अक्टूबर 1968 को यहाँ महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल होता था, और दूसरी क्लास से मैं खड़ा हुआ कि कल महात्मा गांधी का प्रस्ताव मैं पढ़ के सुनाऊंगा। घर आते ही मैंने मेरे फादर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने प्रस्ताव तैयार करना है। मेरे फादर ने पहले तो प्रस्ताव तो याद करा दिया, अगले दिन मेरे को इतनी डांट पड़ी कि तेरे को याद करना है, मैं सुभाष की पूरी हिस्ट्री तेरे को बताता हूँ, याद करना है तो सुभाष के बारे में कर। गांधी, नेहरू तो इनके पीछे जनता दौड़ती है, ये अपना राज करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं, और वो आज तक चलता आ रहा है। लोग अपना वोट बटेरते हैं और 5 साल तक उसको ढूंढते रह जाओगे, ऐसे ही भागते फिरते हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, हम बेवकूफी में धसे हुए हैं। किसानों को जो बेवकूफ बनाने की सर छोटू राम ने बात कही थी, आज भी हम बेवकूफ बन रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। नेताजी के बारे में मैं बताता हूं। 14 भाई बहनों में 9वें संतान पे वो थे और शुरू से ही उसकी अजातक में, भगवान में, भक्ति में लीन थे। और जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि भाई गुदड़ी के लाल होते हैं, उसके पिताजी बहुत धनाढ्य थे, उसके बावजूद भी उसने देश भूमि के बारे में सोचा, मातृभूमि के बारे में सोचा और सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कुछ भारतीय बच्चों ने उनके लेक्चरर को पीट दिया था। नेताजी ऐसे आदमी थे, उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उसने उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली कि मैं इसका जिम्मेवार हूं। उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, दूसरे कॉलेज में बैठा दिया। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि मैं तेरे को आईएएस और आईसीएस देखना चाहता था, लेकिन तू दूसरे रास्ते पे जा रहा है। तब उसने अपने पिताजी का मान रखते हुए इंग्लैंड में जाके 8 महीने के अंदर आईसीएस की परीक्षा पास की, और जो गुड़िया ने बताया था उसका 4था स्थान था। इंग्लिश में वो गोरों को पछाड़ के भी पहले नंबर पे था। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो नोता उस टाइम उधर से आके, उस टाइम 21-22 में गांधी इधर आ चुके थे, उसको फॉलो करने के लिए गांधी के साथ लगे। लेकिन देखा कि भाई गांधी दूसरे रास्ते पे चल रहा है, मैं दूसरे रास्ते पे हूँ। यूथ का प्रेसिडेंट भी था,
लेकिन 1930 में जब भगत सिंह वगैरह को फांसी हुई, उस टाइम सुभाष ने कह दिया कि आप क्रांतिकारियों के साथ नहीं है महात्मा गांधी। उस टाइम उसको महात्मा गांधी एक टोंट के लिए नेताजी ने कहा था, और आज उसको एक ऐसा वर्ड दिया जा रहा है कि ये महात्मा का नाम अच्छा है, लेकिन सुभाष ने उसको टोंट करके किया था और वो महात्मा से अलग हो गया। कलकत्ता में जाके चित्तरंजन दास के साथ मिल लिया। उसके बाद उसने कलकत्ता की अपनी इमेज सुधारी, अपना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन सेहत बिगड़ने के कारण उसको इंग्लैंड जाना पड़ा और ऑस्ट्रिया में पित्त की थैली में उसके पथरी थी, उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। 3-4 साल वो वहां रुका। उस टाइम उसने किताबें लिखी। किताबें लिखते लिखते हमारा भारतीय इतिहास कोई नहीं बताता कि उसकी पत्नी भी थी, एक लड़की है जो जर्मनी में अभी भी जिंदा है, अनीता बोस। वो भारत में आती भी रहती है, अपने परिवार से मिलती है, लेकिन किसी ने उसको पूछा तक नहीं। यानी जैल सिंह एक बार राष्ट्रपति थे तो उन्होंने उसको दिल्ली बुलाया था 26 जनवरी पे। वो मैं बता रहा हूं 34 से 37 तक जब उसको रहे किताबें लिखी तो इंग्लिश में एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी। अनीता बोस की माँ जो एमएलए थी, अंग्रेज थी, उसको सेक्रेटरी रखा, लेकिन 4 साल रहने के बाद वो शादी नहीं करने की वजह से इधर आना पड़ा। देश को आजाद कराने की उसके बहुत दिल में थी। 1938 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया और उधर से उसको कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 38 में उसने बहुत सुधार किए। 38 में हिंसार भी आए थे, कुछ लोगों ने बताया होगा। उस टाइम भयंकर अकाल पड़ रहा था, तो नेताजी इधर आके और सहायता के लिए इमदाद दी थी। उसके बाद 39 में फिर प्रेसिडेंट बने, सोमैया को हराया था, लेकिन सोमैया को हराने के बाद नेताजी और नेहरू उससे इतने खिलाफत में आ गए कि भाई हमारा कैंडिडेट हार गया और नेताजी जीत रहा है और ये अपने बढ़ाए हुए सिद्धांतों पे कांग्रेस को चलाएगा। नेताजी ने उनकी बात सुन के कि मैं देश को अपने हिसाब से आजाद कराऊंगा, तुम इसको अपने पास रखो कांग्रेस को। ये कांग्रेस 1939 से लेकर अब तक वही कांग्रेस चली आ रही है जो देश का भला ना सोचते हुए सिर्फ अपना भला सोचती है और उसी के सिद्धांत चलते हैं। हम खाली वोटिंग करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। 39 में उसको जब कलकत्ता चला गया, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया कि भाई ये हाथ नहीं आने का, क्योंकि अंग्रेज जब वो इंग्लैंड में रुका था उस टाइम भी बहुत फेमस हो गया था और अंग्रेज भी उसके कायल हो गए थे। 1941 में वो नजरबंद कर दिया गया अपने घर पे जब उसकी सेहत ज्यादा खराब हो गई। 41 में उधर से किसी भी गुप्त रास्ते से वो निकल गया इधर से और सीधा हिटलर से जाके मिला। उधर ही उसने जो लड़की उसने सेक्रेटरी रखी थी उसी से शादी हुई और 1942 नवंबर में उसके घर वो लड़की पैदा हुई। 3 महीने देखने के बाद उसने ये नहीं पता, भाई नेताजी को ये नहीं पता उसकी लड़की कहाँ गई, उसकी वाइफ कहाँ है, ना ही कांग्रेस ने देखभाल की। आजादी के बाद भी किसी ने नहीं पूछा उसको कि भाई वो कहाँ है, जीते हैं मरते हैं। अब एक कर्टन रेजर के नाम से यूट्यूब आई हुई है, उसमें सारे का सारा सारांश लिखा हुआ है और उसने अपनी एक छोटी लड़की के सहारे अपनी पूरी कहानी बताने की कोशिश की है। नेताजी हिटलर से जो गांधी ने कहा था कि भाई हमारे जो फौजी सर छोटू राम ने और गांधी ने जो भर्ती कराए थे कि भाई तुमको नौकरी मिलेगी और मिलेगी, तुम इनके अंग्रेजों के लिए लड़ो और ये हमें आजादी दे देंगे, इनका ऐसा रास्ता था। लेकिन वो जो जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के खिलाफ थे, जर्मनी ने जो कैप्चर किए थे वो फौज नेताजी को संभाल दी और नेताजी को 3 महीने में सबमरीन में बैठ के जापान आया। जापान जर्मनी की साइड था। जापान के आईएनए के जो रासबिहारी बोस ने बना रखी थी वो उससे लेके और उसको मॉडिफाई किया। एक लड़कियों को इकट्ठा करना उस टाइम आदमियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। उसने लड़कियों को इकट्ठा करके रानी झांसी रेजिमेंट बनाई और आजादी के लिए कूच कर दिया। जापानियों ने अंडमान को
उसके हवाले कर दिया और अंडमान पे आजाद हिंद फौजा की स्वतंत्रता सेनानी की 30 दिसंबर 1944 को आजाद हिंद का झंडा फहरा था। आजादी हमें 47 में मिली, उससे पहले उसने अपना झंडा फहरा दिया था। ये थे नेताजी, लेकिन इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं अभी तक। बाद में आजादी कैसे मिली भाई? 1945 में जापान में बमबारी होने के कारण उन्होंने हार मान ली। अमेरिका की जीत हो गई, इंग्लैंड की जीत हो गई और उन्होंने आजाद हिंद फौज को, नेताजी रक्षा स्थितियों में गायब हो गए थे। उस टाइम जो वो आजाद हिंद फौज बची थी उन्होंने कैप्चर कर लिया। नेहरू गांधी से मिलके उनको बड़ी बड़ी सजाएं और यातनाएं देने के लिए उन्होंने तैयारी कर दी थी। जब पूरे देश की जनता भड़क चुकी थी और जो फौज में थे फौजियों ने उनका साथ दिया और तब हमें आजादी मिली। भगदड़ मच गई थी सारी फौजों में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी में भगदड़ मचने के कारण अंग्रेज बेहाल हो गए और ये बोले कि भी हमें आजादी देनी पड़ेगी और आजादी की तैयारी की। और उस टाइम गांधी और नेहरू ने पूरे देश में फैला दिया कि हमने चरखे से आजादी दे दी। कितनी झूठ बातें आज तक भी फैली हुई है, सच्चाई का किसी को पता नहीं है। वो थे, आज भी फौजी को इस हिसाब से देखा जाता है, फौज में 0 डिग्री टेम्परेचर पे उधर मर रहे हैं और इधर ये झंडा फहरा देते हैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जो कुछ है आपके सामने है, लेकिन मेरा तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, नेताजी की हमने शुरुआत की है मनाने की और उस लड़की को जो जर्मनी में बैठी हुई है उसकी आवाज को सुन के और एक सच्चे 10 देशभक्त को श्रद्धांजलि दी जाए, यही आपसे उम्मीद करते हैं। और हर साल चाहे कोई आए ना आए, मेरा प्रोग्राम ये शुरू होगा और गांव में भी शुरू करेंगे और इसको बढ़ावा भी देंगे। और ये होनहार बच्चे हैं जितने भी हैं, आगे चल के इनमें से कुछ होंगे। और मैं एक बात और कहता हूं, कोई भी बच्चा, उसने ICS की थी, उसके घर का ब्यों था, हम नहीं कर सके, अपने गांव से एक बच्चे ने किया है। ICS IAS कोई भी करेगा पैसे के बगैर। ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कराऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कराऊंगा, बाद में मेरा बेटा कराएगा। पढ़ाई करके दिखाओ, खर्चा मैं दूंगा, होशियार बच्चे का 80% से ऊपर लाओ, मैं आप लोगों के साथ हूं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं टाइम बिताने का। मान सम्मान के योग्य हमारे बड़े भाई सुरेंद्र कुंडू जी, अध्यक्ष ग्राम सेवा समिति फरीदपुर, सभी मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताएं, मातृशक्ति, मैं सबको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सभी 125वें जन्मदिन मनाने के लिए नेताजी का यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि हमेशा हर साल नेताजी के जन्मदिन को इसी तरह मनाते रहें। वैसे तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने काफी कुछ सुभाष चंद्र जी के बारे में, नेताजी के बारे में बताया है। इनसे भी कुछ और ज्यादा थे, उनके बारे में बताने लगे तो समय ही नहीं रहेगा। बाकी कलाकार भी हमारे पास हैं जिनको अपने प्रस्तुति देनी है। मैं आप सभी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप मैक्सिमम तादाद में आए हैं और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे पधारे हैं। मैं अपनी तरफ से 5100 रुपये इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए देता हूं और आशा करता हूं कि हर साल ये मने और मैं आऊं और मैं इससे भी ज्यादा इसके लिए कंट्रीब्यूट करूं और आप लोगों के बीच में आऊं। धन्यवाद। मैं एक बार अपने चीफ गेस्ट को एक मोमेंटो थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट देना चाहूंगा, जो इतनी दूर से हमारे पास चल के आए हैं।